हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, उसके कंसेप्ट्स, कंपोनेंट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे थिंग्स होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इकोसिस्टम होता क्या है, कि प्रकृति की यानी कि पारितंत्र, कि प्रकृति की वह आधारभूत इकाई जो जीवों तथा उनके अजैविक वातावरण दोनों को इंक्लूड करती है, यानी कि समाहित करती है, जिसमें कि उपरोक्त दोनों घटक यानी कि जैविक तथा अजैविक, उनके बीच में क्या होता है कि जटिल व जैविक भौतिक रासायनिक संबंध पाए जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इस इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम का जो शब्द जो सबसे पहले प्रयोग में लिया था वो एक साइंटिस्ट थे, टेंसले। इसके अलावा हम पारितंत्र के बारे में यानी कि इकोसिस्टम के बारे में हम कह सकते हैं कि भौतिक रासायनिक वातावरण तथा इसके पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों आदि के जैविक समूह एक पारितंत्र बनाते हैं। देन स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अजैविक तथा जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इसके आगे हम फूड चेन तथा फूड वेब यानी कि खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो पारितंत्र होता है उसका अन्य एक इकोसिस्टम का अन्य इकोसिस्टम से क्या संबंध होता है वो भी देखेंगे। कि फॉर एग्जांपल जितने भी इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड यानी कि घास पारितंत्र हुआ, और फॉरेस्ट यानी कि वन पारितंत्र हुआ, जलीय पारितंत्र हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। इसके अलावा हम पारितंत्र में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड पढ़ेंगे। इसके अलावा साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि किस तरह से जो पारितंत्र में होता है एक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, एक एनर्जी किन किन माध्यम से। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र के घटक। स्टूडेंट, वैसे तो पारितंत्र के घटकों को अनेक प्रकार से विभाजित किया गया है, लेकिन इसके जो दो मेन घटक है वो क्या होते हैं? अजैविक तथा जैविक, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स तथा बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम जलवायु घटक, मृदीय घटक, पदार्थ जो कि अकार्बनिक तथा कार्बनिक होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार जो जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, उत्पादक तथा उपभोक्ता, यानी कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। उपभोक्ता को भी दो भागों में बांटा गया, कंज्यूमर्स को भी, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी कि बृहद उपभोक्ता एंड सूक्ष्म उपभोक्ता। बृहद उपभोक्ता के अंदर तो क्या आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा टर्शरी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कहे जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म उपभोक्ता में बात करें कि इसके अंदर क्या आते हैं? अपघटक यानी कि डीकंपोजर्स। इनके एग्जांपल्स हम बैक्टीरिया, फंजाई, स्कैंजर, ये सब एग्जांपल बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबायोटिक घटक के बारे में, अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक के बारे में। स्टूडेंट्स, अजैविक घटक में हम जलवायु घटक और मृदीय घटक के बारे में विस्तारपूर्ण पढ़ चुके हैं कि अब जलवायु घटक में क्या क्या होता है कि प्रकाश के जो तापमान, वायु, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता, ये सब क्या होता है? महत्वपूर्ण जलवायु कारक है। और इन सब का क्या होता है कि किसी भी पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो उनको प्रभावित करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा हम मृदीय घटक यानी कि एडैफिक फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि मृदा का टाइप कैसा होता है, कौन कौन सा मृदीय जल होता है जो काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा मृदा के घटक जो होते हैं वो कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। देन अब हम पढ़ेंगे जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, जो कि अकार्बनिक तथा कार्बनिक के बारे में। अजैविक घटक में जो अकार्बनिक, हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये पदार्थ जल, वायु, मृदा, इन सब में भी हो सकते हैं, वह किसी भी तल पर हो सकते हैं। इसके लिए पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रेट हुआ, फास्फोरस हुआ,
फॉस्फेट जैसे जो आयंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, यानी कि पोषक पदार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा जो धात्विक आयंस होते हैं वो भी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं। अनेक जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि इंटरैक्शन करते हैं। अन्य कारकों की क्या करते हैं, ये अन्य कारकों की उपलब्धता को बढ़ा या चढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन हम सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। स्टूडेंट्स, हमारे इकोसिस्टम में, पारतंत्र में अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जैविक मूल होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं। मृत जंतु जैसे वनस्पतियां और समस्त प्रकार के एक्सक्रीटाइन उत्सर्जी पदार्थ, जिसमें कि यूरिन, डंग, यूरिक एसिड। इसके अलावा जो झड़े हुए जो पंख होते हैं, मोल्टिंग, जिनको फेदर्स हम कहते हैं, मोल्टेड फेदर्स। इसके अलावा स्किन, जो रफ एंड जो वो होती है स्किन उतरी हुई। देन लीफ लेटर, यानी कि झड़ी हुई पत्तियां। ये सब क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का स्रोत होते हैं। और ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, या तो अन्य जंतुओं का या तो भोजन बन जाते हैं, यानी कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो उनको खा लेते हैं, जैसे गिद्ध, कोए, क्रो, एंड ये सब क्या होते हैं, स्क्वेंजर का काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी होता है, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन हो जाता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वापस पुनः अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। मृदा में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो अपघटित होते रहते हैं, हमने एक बात बताई थी कि उनको ह्यूमस कहा जाता है, एक विशिष्ट भाग बनाते हैं अपघटित का। और ये क्या करती है, जो ह्यूमस होती है मृदा को पोषक बनाती है। तो ये तो थे अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ। अब आगे हम बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा को, यानी कि जो एनर्जी को, ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। ये किस लॉ के अंतर्गत आता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से अन्य रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि रूपांतरण उसका किया जा सकता है। बायोस्फीयर के लिए, यानी कि जीव मंडल के लिए जो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, एक बायोस्फीयर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। स्टूडेंट, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होता है, उसकी बहुत सारी सीरीज होती है, यानी कि श्रेणियां होती है, डिफरेंट श्रेणियां, जिसमें कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा, और इसके अलावा विद्युत ऊर्जा भी इंक्लूड है, शामिल है। जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है कि ये जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसी थिंग की, यानी कि किसी जो कोई चीज होती है उसकी गति पे डिपेंड करती है, यानी कि उसके मोशन के कारण आती है। इसके अलावा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी पिंड या फिर किसी चीज की स्थिति तथा विन्यास के कारण होती है कि वो स्थिर है या फिर मूवेबल है। देन हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा। स्टूडेंट, इसके पहले हम बात करें कि रासायनिक ऊर्जा होती है वो भी कई रूपों में होती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, गैस, डीजल, इनमें भी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। इसके अलावा इनमें जो जटिल अणु पाए जाते हैं उनके बंध को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे कोयला, पेट्रोल में क्या होता है, इनको जलाने पर क्या होता है, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उससे प्राप्त ऊर्जा भी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या करती है, जीवों में श्वसन। इसके अलावा जीवों में जो श्वसन से जो ऊर्जा मिलती है वह भी रसायनों के बंध के तोड़ने से प्राप्त होती है। इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा है वो भी एक अन्य स्रोत है, मतलब एक ऊर्जा का एक अन्य रूप है। इसके अलावा तापीय ऊर्जा भी है, जिससे कि हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा भी कहा जाता है। देन हम बात करते हैं जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। इनमें सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, जिनको हम कहते हैं।
प्रोड्यूसर्स में जितने भी हरे पादप आते हैं, जितने भी प्लांट्स आते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करें, अगर इकोसिस्टम, कोई भी पारितंत्र जो होता है, अगर एक छोटा होता है यानी कि आइसोलेटेड तथा अलग प्रकार का होता है, जिसमें ऊर्जा ना तो अंदर आ सकती है, मतलब उसका आदान प्रदान नहीं हो सकता है, तो वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता है इन शॉर्ट। तो हमेशा क्या होता है कि जो इकोसिस्टम, जो पारितंत्र होता है, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। जैविक घटक में क्या होता है कि एक सतत रूप, प्रोड्यूसर्स में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो क्लोरोप्लास्ट, जो लवक होते हैं, उनकी सहायता से होती है। ये क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा यानी कि जो फोटोन एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो और इसके कारण क्या होता है कि इनको क्या कहा जाता है, जो घटक है इसके जैविक घटक के जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो कि खुद का फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि जैक और मॉन्टी, वो इन्हें क्या कहते हैं, परिवर्तक यानी कि ट्रांसफॉर्म्स या फिर ट्रांसड्यूसर्स कहना ज्यादा जरूरी समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि फोटोन जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, उसको स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि उसको रूपांतरित कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ, इसके हम बात करते हैं कि कुछ इसके अलावा देखो, इसमें हरे पेड़ पौधे के अलावा क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, कुछ कशाभिक जंतु होते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनकी भूमिका निभाते हैं। देन हम बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स में क्या होता है कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, समस्त जीव जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी होते हैं। इन्हें बायोफेजेस भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हमें पता है कि ये खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं, मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ जो बने बनाए होते हैं उनको स्वयं, मतलब उनको खा जाते हैं, उनको कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ जंतु जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वनस्पति जो टिश्यूज होते हैं, उपभोक्ता का कार्य क्या होता है, इनमें जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो वनस्पति जो उत्तक यानी कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनको एनिमल टिश्यू यानी कि मांस या फिर मीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, टिश्यू में परिवर्तित कर जाते हैं। इनमें कॉर्निवोर्स आते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, और कुछ इनमें भी कैटेगरीज अलग अलग होती है कि जैसे कुछ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कुछ द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, कुछ तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, और इनसे भी ऊपर कुछ होते हैं सर्वाहारी उपभोक्ता यानी कि टॉप कंज्यूमर जो आते हैं। इनमें पी को ना, पी से डिनोट किया हमें जो प्रोड्यूसर जो जितने भी होते हैं, प्लांट्स वगैरह वो सब आते हैं। सी से हमने कंज्यूमर को डिनोट किया यानी कि उपभोक्ता को डिनोट किया है। प्राथमिक जो उपभोक्ता हम कह सकते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे खरगोश, चूहे, गाय, बकरी, क्योंकि ये क्या करते हैं, हरे पौधा, जो हरे पौधे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि उनको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर जो सबसे ऊपर आते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के जंतुओं का क्या करते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, जैसे शिकारी पक्षी, शिकारी कीट, मांसाहारी जो मछलियां होती है, इसके अलावा चीता, नेवला, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। इनको कॉर्निवोर्स यानी कि कॉर्निवोर कंज्यूमर्स भी कहा जा सकता है। देन हम बात करते हैं आगे कुछ, ये हमने एक चेन बताई है कि प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर में भी फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन टॉप कंज्यूमर। आगे हम बात करते हैं डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपघटक जीव, उनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स, जितने भी है ना प्लांट्स तथा वो होते हैं, उनको क्या करते हैं कि जैसे कि जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो मृत जंतु और तथा मृत जो वनस्पतियां होती है, वो सब क्या होती है, डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आती है। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैविक पदार्थ जैसे कि झड़ी पत्तियां, गोबर, पंख, या फिर ये क्या होते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, अपरद यानी कि डेट्रिटस कहा जाता है। और इनका भक्षण करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरद भोजी यानी कि डेट्रीवोरस कहलाते हैं। डेट्रीवोरस में क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, हो सकते हैं, माइक्रोबी एंड
मैक्रो भी, यानी कि सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहे जा सकते हैं और मैक्रो कंज्यूमर्स भी इनकी कैटेगरी में आते हैं। ये भी क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सरल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, यानी कि इनके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स के जस्ट अपोजिट कार्य करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, और इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वापस क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ उनको वापस फूड चेन में इंक्लूड करवा देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, सैप्रोफेजेस भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मैक्रो यानी कि सूक्ष्म, तो हम बैक्टीरिया, एल्गाई इनकी बात कर सकते हैं, फंजाई सॉरी, और देन जो कुछ मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि स्क्वेंजर जिनको हम कहते हैं, ये इनके एग्जांपल्स जैसे गिद्ध हुआ, लकड़बग्गे हुए, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। और ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। इनके एग्जांपल्स जैसे केचुए, निमेटोड्स, ये क्या करते हैं, सब छोटे होते हैं, इनको खाया जाता है। इनमें भी क्या होता है, जो साइकिल्स होती है वो इस तरह से चलती है, पोषण का चक्रण इस प्रकार होता है। देन आगे हम बात करेंगे कुछ तालाब यानी कि इकोसिस्टम के बारे में जनरली, जिसमें कि हम प्रोड्यूसर्स और कौन कौन से कंज्यूमर्स होते हैं और डेट्रीवोरस होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट हम इकोसिस्टम की स्टडी के लिए यानी कि एक मॉडल को समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्वेरियम यानी कि जो मछली घर होता है उसको भी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो पॉन्ड होता है यानी कि जो तालाब होता है उसको भी समझ सकते हैं, यानी कि उसकी भी स्टडी कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। लेकिन होता यह है कि जो एक्वेरियम यानी कि जो मछली घर होता है वो बहुत छोटा होता है, छोटा इकोसिस्टम होता है, छोटा पायतंत्र होता है, तो हम उसकी जो वेल स्टडी नहीं कर सकते, उनमें जो वेल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्वेरियम होता है इसका आकार भी छोटा होता है, उसकी स्टेबिलिटी यानी कि उसका स्थायित्व होता है वो भी कम होता है। उनके अंदर क्या होता है कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी यानी कि जाति विविधता होती है वो भी कम पाई जाती है। इसके अलावा उनमें जो इंडिपेंडेंस यानी कि जो आत्मनिर्भरता होती है वो भी कम या नहीं के बराबर होती है। कैरिंग कैपेसिटी भी कम पाई जाती है, क्योंकि वो मैन मेड होते हैं यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो तालाब यानी कि जो पॉन्ड होता है उसकी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके पारितंत्र की यानी कि उसके इकोसिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं वेल, क्योंकि जो तालाब होता है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र होता है। इसका साइज भी बड़ा होता है, इसकी स्टेबिलिटी यानी कि इसका स्थायित्व भी ज्यादा होता है, इनके अंदर स्पीशीज की डाइवर्सिटी जाति विविधता भी ज्यादा होती है, और जो ट्रॉपिक्स जो लेवल्स होते हैं वो सब तरह के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपभोक्ता जो होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, वो भी वेल मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो धारण क्षमता होती है वो अत्यधिक ज्यादा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पारितंत्र जो तालाब है उसमें क्या होता है कि ये स्थिर जलीय आवास होता है यानी कि जिसको कि लैंटिक वाटर कहा जाता है। इनमें भी तालाब पारितंत्र में हम अजैविक घटक, जैविक घटक तथा जो अपघटक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि CO2। अजैविक घटक में अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जलवायु भी होती है वो भी अजैविक घटक का ही एक भाग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ की, कि तालाब में जो अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो जल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि विलीन ऑक्सीजन, जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं। इसके अलावा सोडियम, फॉस्फेट, ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, सूर्य के मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके तालाब में जो पाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स वो क्या करते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और फूड बनाते हैं।
देन हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन जो होती है, जो जलीय आवास में क्या होती है, जो ऑक्सीजन वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। जलीय आवास में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि जो स्थलीय आवास में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो जल तंत्र, किसी भी जल तंत्र यानी कि एक्वेटिक सिस्टम या तालाब लो, उसमें जो वाटर हो, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करती है, एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती। क्यों? क्योंकि वहां पर के O2 की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। देन इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है, स्ट्रोंशियम, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब भी क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो कार्बोनेट होते हैं वो कैल्शियम के रूप में पाए जाते हैं, जो कि मोलस्क ऑर्गेनिजम्स यानी कि मोलस्क के जीवों में क्या करते हैं, कवच का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। देन हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है कि अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो डेट्रिटस होते हैं यानी कि जो अपरद होता है, जो कि आंशिक अपघटित होते हैं, वो भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, कार्बनिक पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा में कुछ विषय अदर टाइप के एक्सक्रीटा यानी कि उत्सर्ज्य पदार्थ भी शामिल है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड अपघटन के फलस्वरूप कुछ अमाइनो एसिड, कुछ शुगर्स, कुछ एसिड्स जो होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। देन हम बात करते हैं जलवायु। जल के अंदर, किसी भी जल के अंदर जो घटक होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, अजैविक घटक जैसे जलवायु घटक जैसे कि दाब, ताप, जल व वायु धाराएं यानी कि एयर करंट्स या वाटर करंट्स हम जिनको कहते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश होता है उसकी अवधि भी क्या होती है, एक महत्वपूर्ण जलवायु घटक होती है, जो कि क्या करते हैं कि जल तंत्र यानी कि वाटर के अंदर जो पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रकार, उनके वितरण तथा टेम्परेचर को प्रभावित। देन आगे हम बात करते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तालाब में, पॉन्ड में जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो भी क्या होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वही होता है। ये क्या करता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, वो क्या करते हैं, इस सूर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके मतलब कि इसको काम में लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि मोनोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो स्क्वेंजर्स यानी कि जो अपमार्जक तथा जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके लिए भी क्या होता है कि जो वो भी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। आगे हम बात करते हैं बायोटिक घटक यानी जैविक घटक जिसको हम कहते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। इनमें भी कौन कौन से होते हैं, निगमन पादप, प्लावी पादप तथा निर्गत पादप यानी कि सबमर्ज, फ्लोटिंग तथा एमर्जेंट। जो निगमन पादप होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, जल के अंदर डूबे रहते हैं, जबकि जो प्लावी पादप यानी कि फ्लोटिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जल की सतह पर फ्लोट करते हैं, और इनकी जो जड़ें होती है वो पैंदे तक नहीं होती हैं। देन हम बात करते हैं निर्गत पादप। इनकी जो जड़ें होते हैं वो पैंदे तक रहती हैं और ये तालाब के किनारे पर पाए जाते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता जो होते हैं, जितने भी जो तालाब के जो जलीय विषमपोषी होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, उपभोक्ता के कैटेगरी में आते हैं। इनमें है प्लवक यानी कि प्लैंक्टॉन्स, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स तथा जू प्लैंक्टॉन्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन उपभोक्ता में जो जू प्लैंक्टॉन्स यानी कि जो जंतु प्लैंक्टॉन जो होते हैं, जंतु प्लवक, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्टोन्स, न्यूस्टोन, बेंथोस, आगंतुक, ये सब क्या होते हैं, उपभोक्ता कहे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अपघटक। जो अपघटक होते हैं जल तंत्र में, वो जल तंत्र में क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि अपरद यानी कि जो डेट्रिटस जो होता है पदार्थ, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनका सरल पदार्थों में जो अपघटन यानी कि जो डिग्रेडेशन होता है उसका कार्य कौन करता है, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स करते हैं। इनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब आदि हो सकते हैं।